बच्चों, पिछले वीडियो में हमने जाना आपातकाल के बारे में कि क्या क्या परिस्थितियां थी, पृष्ठभूमि थी, आंदोलन थे, न्यायपालिका और संसद के आपसी टकराव थे और इसके बीच घोषणा की सरकार ने आपातकाल की, और जिसके अंतर्गत सरकार ने जीवन के अधिकार और यहाँ सरकार ने मूल अधिकार जिसमें जीवन तक के अधिकार को भी एक तरह से निष्प्रभावी कर दिया था आपातकाल के दौरान। निवारक नज़रबंदी का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया गया था आपातकाल के दौरान। और क्या क्या हुआ आपातकाल के दौरान, क्या क्या घटनाएं परिघटनाएं हुई और क्या इस संदर्भ में विवाद उठा। प्रश्न था कि क्या आपातकाल जरूरी था या आपातकाल की परिस्थितियां जैसी थी उन स्थितियों को क्या किसी अन्य तरीके से नहीं सुलझाया जा सकता था। इन सभी सवालों के जवाब हमें मिलेंगे इस वीडियो में। हम इसमें जानेंगे आपातकाल के संदर्भ में विवादों के बारे में। देखिए बच्चों, आपातकाल भारतीय राजनीति का सबसे विवादास्पद प्रकरण रहा है। आपातकाल की जो घोषणा है उसकी जरूरत को लेकर विभिन्न दृष्टिकोण हैं। सरकार ने संविधान प्रदत्त अधिकारों का इस्तेमाल करके लोकतांत्रिक कामकाज को ठप कर दिया था। यानी कि सरकार ने जो संविधान ने हमें अधिकार दे रखे हैं, संविधान ने हम नागरिकों को अधिकार दिए हैं, संविधान ने हमारी सरकार को कुछ अधिकार दिए हैं। सरकार ने उन अधिकारों का गलत फायदा उठाकर एक लोकतांत्रिक उस वक्त जो हमारा रूप था, हमारा ढांचा था, हमारी लोकतांत्रिक राजनीति थी, वो सारी ठप कर दी थी। साह आयोग ने अपनी जांच में पाया कि इस अवधि में बहुत सारी अति हुई। यहाँ थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम साह आयोग के बारे में। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी। किस तरह से बनी थी, क्या हुआ था, ये हम अगले अध्याय में विस्तार से इस बारे में चर्चा करेंगे। तो उस जनता पार्टी की सरकार ने 1975 के आपातकाल के दौरान क्या क्या परिघटनाएं हुई, क्या क्या व्यवस्थाएं हुई, क्या वो आपातकाल जरूरी था, इस तरह के विभिन्न मुद्दों पर एक जांच आयोग बिठाया था पूर्व न्यायाधीश साह की अध्यक्षता में। उस आयोग को कहा गया था साह आयोग। तो उस साह आयोग ने ये कहा कि आपातकाल के दौरान बहुत सारी अति हुई थी। देखिए कि क्या आपातकाल जरूरी था। इस सवाल के जवाब में पहले हम सरकार का पक्ष सुन लेते हैं कि सरकार क्या कह रही है। कि हमने पूछा क्या आपातकाल जरूरी था, तो सरकार क्या तर्क दे रही है कि क्यों जरूरी था उस वक्त आपातकाल। देखते हैं। भारत में लोकतंत्र है और इसके अनुकूल विपक्षी दल को चाहिए कि वे अपनी निर्वाचित शासक दल को अपनी नीतियों के अनुसार शासन चलाने दें। सरकार ये कह रही है कि लोकतंत्र में जो शासन कर रहा दल है, तो जो विपक्षी दल है उसको चाहिए कि वो उस दल को सहयोग प्रदान करें, उस दल को अपनी नीतियों के अनुसार शासन चलाने दें। बार बार धरना प्रदर्शन और सामूहिक कार्यवाही लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। ये सरकार का तर्क है। सरकार अपनी परिस्थितियां यहाँ रख रही है कि इन परिस्थितियों के मद्देनजर उसे आपातकाल जैसा कदम उठाना पड़ा था। लोकतंत्र में सरकार पर निशाना साधने के लिए लगातार गैर संसदीय राजनीति का सहारा नहीं लिया जा सकता। इससे अस्थिरता पैदा होती है और प्रशासन का ध्यान विकास कामों से भंग होता है। मतलब कि यहाँ सरकार अपना ये तर्क रख रही है कि सरकार पर लगातार निशाना साधा जा रहा था, उसके लिए गैर संसदीय तरीके इस्तेमाल किए जा रहे थे। ऐसे में सरकार अपना ध्यान विकास कार्यों पर नहीं दे पाती है। सरकार का यानी कि कांग्रेस के साथ एक समर्थन करने वाला दल था सीपीआई, और कुछ अन्य दल भी थे जो भी आपातकाल के दौरान कांग्रेस का समर्थन कर रहे थे। कुछ इनके भी तर्क सुन लेते हैं। ये क्या तर्क देते हैं। ये कहते हैं कि भारत की एकता के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय साजिश की जा रही है। मतलब कि भारत की एकता के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो रही थी, तो उसको रोकने के लिए, भारत की एकता की रक्षा करने के लिए आपातकाल जरूरी था। ऐसी सूरत में विरोध पर एक हद तक प्रतिबंध लगाना उचित है। मतलब कि धरना प्रदर्शन हड़ताल उसको उन पे है ना एक हद तक प्रतिबंध लगाना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि भारत
भारत की एकता के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश चल रही है। जेपी जन आंदोलन का समर्थन की अगुवाई कर रहे थे, मतलब ये कहते हैं कि जयप्रकाश नारायण ने जिन आंदोलन का समर्थन किया था, जिन आंदोलन की अगुवाई की थी, वो आम जन के आंदोलन थे ही नहीं। तो वो किसके आंदोलन थे? वो बोले कि वो मुख्यतया मध्यम वर्ग का आंदोलन था, और ये मध्यम वर्ग है, ये सरकार की परिवर्तनकारी नीतियों के खिलाफ है। अर्थात ले दे की बात वही है कि जो आंदोलन हो रहे थे वो सरकार के खिलाफ हो रहे थे, ना कि जनता की बदहाली के खिलाफ हो रहे थे, ना कि जनता की परेशानियों को उजागर करने के लिए हो रहे थे। हालांकि बाद में आपातकाल के बाद इन सीपीआई ने और अन्य दलों ने महसूस किया कि उनका मूल्यांकन गलत था और आपातकाल का समर्थन करना उनकी एक गलती थी। अब हम तर्क लेते हैं आपातकाल के आलोचकों के। अभी तो सरकार ने बताया कि आपातकाल क्यों जरूरी था। अब आलोचक क्या कहते हैं कि आपातकाल क्यों जरूरी नहीं था, आपातकाल की कोई आवश्यकता नहीं थी। देखते हैं क्या है तर्क। पहला तर्क है कि लोकतंत्र में लोगों को सार्वजनिक तौर पर सरकार के विरोध का अधिकार होना चाहिए। ये आलोचक ये तर्क देते हैं कि लोकतंत्र में, लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में जो जनता है उसको अपने विरोध का अधिकार होता है, अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति का अधिकार होता है। अहिंसक तरीके से, एक सत्याग्रही तरीके से अगर जनता सरकार के प्रति अपना विरोध प्रदर्शित करती है तो इसका अधिकार उसे है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में। दूसरा तर्क है कि बिहार और गुजरात के चले विरोध आंदोलन ज़्यादातर समय अहिंसक और शांतिपूर्ण रहे थे, और ये दोनों ही आंदोलन जो कि बिहार और गुजरात में चल रहे थे ये ज़्यादातर समय शांतिपूर्ण थे। इन आंदोलनों में ऐसी कोई हिंसा या फिर ऐसी कोई घटना नहीं घटित हुई थी कि उससे राष्ट्र की एकता पर, अखंडता पर कोई आँच आने का या फिर कोई खतरा होने का संशय पैदा होता है। देश के अंदरूनी मामलों की देखरेख का जिम्मा गृह मंत्रालय का होता है, और गृह मंत्रालय ने भी कानूनन व्यवस्था के बाबत कोई चिंता नहीं की थी। छोटी मोटी गड़बड़ियों को सरकार अपनी रोजमर्रा की अमल में लाने वाली शक्तियों से भी रोक सकती थी। यानी कि सरकार के पास इतनी ताकत तो होती ही है, इतना प्रशासनिक ढांचा होता है, उसके पास सेना बल है, पुलिस बल है, तो कोई छोटी मोटी गड़बड़ियां अगर घटित भी हो भी रही थी तो सरकार उनको अपनी उन ताकतों के बलबूते, उन शक्तियों के बलबूते ही ठीक कर सकती थी। उसके लिए आपातकाल जैसा बड़ा कदम उठाने की कतई आवश्यकता नहीं थी। आपातकाल जैसे अतिचारी कदम की जरूरत यहाँ पर नहीं थी। खतरा देश की एकता और अखंडता को नहीं था, अपितु किसको था? शासक दल और स्वयं प्रधानमंत्री को था। आलोचक ये कहते हैं कि शासक दल और प्रधानमंत्री को खतरा था, क्योंकि देश हाल बदहाल हो चला था, कीमतें बढ़ रही थी, बेरोजगारी बढ़ रही थी, खाद्यान्न संकट था, और ऐसे में जनता उग्र थी, जनता आक्रोशित थी। तो खतरा महसूस हो रहा था शासक दल को, खतरा महसूस हो रहा था प्रधानमंत्री को, और इस खतरे से बचने के लिए उन्होंने आपातकाल जैसा अतिचारी कदम उठाया था। अब हम देखते हैं कि आपातकाल के दौरान क्या क्या हुआ था। सरकार ने कहा कि कानून व्यवस्था को बहाल करना, कार्य कुशलता बढ़ाना और गरीबों के हित के कार्यक्रम लागू करना, ये काम सरकार कर रही है। सरकार ने इसके लिए 20 सूत्रीय कार्यक्रम की भी घोषणा की। उस 20 सूत्रीय कार्यक्रम में क्या क्या था? भूमि सुधार, भू पुनर्वितरण, खेतीहर मजदूरों के पारिश्रमिक पर पुनर्विचार, प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी और बंधुआ मजदूरी की समाप्ति आदि। ये सारी की सारी चीजें 20 सूत्रीय कार्यक्रम में सरकार ने रखी थी। वहीं गरीबों को उम्मीद थी कि सरकार जिन कल्याण कार्यक्रमों के वायदे कर रही है उन्हें वो कारगर तरीके से लागू करेगी। शुरुआती दिनों में मध्यम वर्गीय वर्ग खुश हुआ था। क्यों? क्योंकि विरोध आंदोलन समाप्त, सरकारी कर्मचारियों पर और फिर अनुशासन की स्थापना हो गई थी। ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम शुरू किया था, उसके हित में जो गरीब थे वो भी एक बार खुश थे क्योंकि उनको उम्मीद थी, मध्यम वर्ग भी खुश था। अब आती है बात आलोचकों की। आलोचक कहते हैं कि सरकार के ज़्यादातर वायदे पूरे नहीं हुए, प्रेस पर कई तरह की गैर कानूनी पाबंदियां लगाई गई, निवारक नज़रबंदी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया, और साह आयोग ने भी आकलन किया कि इस निवारक नज़रबंदी वाले कानून के तहत
कुल 1,11,000 लोगों को गिरफ्तार किया। यानी कि इस निवारक नज़रबंदी वाले कानून के तहत कोई मतलब कि 1-2 हज़ार नहीं अपितु 1,11,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से 676 नेताओं की गिरफ्तारी हुई। पुलिस की हिरासत में यातनाएं दी गई और मौत की घटनाएं भी हुई। मतलब उन यातनाओं के कारण आम लोगों को मृत्यु की भी शिकार होना पड़ा। प्रधानमंत्री के छोटे बेटे उस वक्त किसी आधिकारिक पद पर नहीं थे, लेकिन प्रशासन पर उनका अधिकार, एक तरह से पूरा अधिकार चल रहा था या उनका प्रभाव चल रहा था प्रशासन पर। देखने में आया था कि दिल्ली में झुग्गी बस्तियों को हटाने और जबरन नसबंदी की मुहिम में उनकी अहम भूमिका थी। मतलब कि सरकार ने ये जो कार्यक्रम किया था, सरकार जो कार्यक्रम कर रही थी जनसंख्या नियोजन का, इसमें भी ज़बरदस्ती जबरन नसबंदी करवाने वाली घटनाएं हुई थी। झुग्गी झोपड़ियों से लोगों को निकाला गया था, उनको घरों से विस्थापित किया गया था। बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम उस वक्त के सामने आए थे कि ज़बरदस्ती नसबंदी करवा के और लोगों ने एक तरह से दूसरे लोगों का कहें कि बेहद अमानवीय कार्य लोगों के साथ इस आपातकाल के दौरान किए गए थे, और जिसमें इंदिरा गांधी के छोटे बेटे का नाम भी आ रहा था। तो ये आलोचकों के तर्क हैं कि आपातकाल के दौरान कैसी कैसी अतिवादी घटनाएं हुई थी। आपातकाल से लेकिन हमने सबक लिया। वो सबक क्या था कि आपातकाल से हमने ये सबक लिया कि भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को इतना आसानी से ढहाना मुश्किल है, कि इतना आसानी से भारत का लोकतांत्रिक ढांचा है वो ढह नहीं सकता है। यानी कि भारत से लोकतंत्र को विदा कर पाना मुश्किल है, कठिन है। संविधान में वर्णित आपातकाल के प्रावधानों के कुछ अर्थगत उलझाव हैं। यानी कि हमारे संविधान में जो आपातकाल के प्रावधान थे उनमें कुछ अर्थगत उलझावों के कारण सरकार ये आपातकाल लागू कर पाई, और इस आपातकाल के दौरान इतनी पाबंदियां आम नागरिकों पर लागू कर पाई। तो उसके लिए अब कुछ सुधार किए गए, और वो सुधार ये हुए कि अंदरूनी आपातकाल है वो केवल सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में ही लागू किया जा सकता है, और आपातकाल की घोषणा है उसकी सलाह मंत्रिमंडल है वो राष्ट्रपति को लिखित में देगा। साथ ही नागरिक अधिकारों के प्रति ज़्यादा सजगता बरती गई। आपातकाल के बाद न्यायपालिका में नागरिक अधिकारों की रक्षा में सक्रिय भूमिका निभाई। मतलब कि अब न्यायपालिका ये समझ गई थी कि उसे नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करनी है, और नागरिक अधिकारों के कई संगठन भी वजूद में आए, और इस तरह के प्रयास किए गए, इस तरह के कानून बनाए गए कि कैसी भी परिस्थिति हो आम नागरिकों को उनके जीवन के अधिकार से, उनके स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित ना किया जाए। आपातकाल से हमने कुछ सबक लिया और कुछ रह गए हमारे सामने सवाल। क्या थे वो सवाल? कि लोकतांत्रिक सरकार के रोजमर्रा के कामकाज और विभिन्न दलों और समूहों के निरंतर जारी राजनीतिक विरोध के बीच तनाव की स्थिति, ऐसे में दोनों के बीच सधा हुआ संतुलन क्या होना चाहिए। हम सभी देखते हैं कि आपातकाल की घोषणा ऐसी परिस्थितियों में हुई जहाँ पर कि आंदोलन हो रहे थे, विरोधी दल उन आंदोलनों की अगुवाई कर रहे थे। तो हमेशा ही ऐसा होता है कि सरकार है, उनकी कुछ नीतियां होती हैं, कुछ कार्यक्रम होते हैं, विपक्षी पार्टियां उनका विरोध करती हैं, सरकार का विरोध करने वाले संगठनों का, लोगों का ये अगुवाई करती हैं। तो इन दोनों के बीच में ऐसी क्या बात हो, ऐसा क्या संतुलन हो, ऐसी क्या परिस्थितियां हो, किसको हम सधा हुआ संतुलन माने, किस हद तक विपक्ष सरकार की आलोचना करे और किस हद तक सरकार उन आलोचनाओं का जवाब दे। नागरिकों के विरोध की कार्यवाही में शामिल होने की आज़ादी किस हद तक होनी चाहिए। नागरिकों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अधिकार है सरकार का विरोध करने का, नागरिकों को अधिकार है अपने विचारों की अभिव्यक्ति का, नागरिकों को अधिकार है अपनी परेशानियों को सम्मुख रखने का। लेकिन इसकी एक हद क्या हो कि नागरिक अगर विरोध के नाम पर सरकार के कामकाज को ठप करने लगे तो क्या हो। अगर बिना कारण, बिना बेवजह, बिना किसी एक मजबूत आधार के नागरिक विरोध पर आ जाएं, केवल उकसावे से, केवल भड़कावे से, तो फिर उसका कहाँ तक उसको आज़ादी दी जाए। तो ये एक बड़ा सवाल है कि नागरिकों को किस हद तक विरोध का अधिकार है।
आपातकाल के समय शासक दल ने पुलिस और प्रशासन को अपना राजनीतिक औजार बनाकर इस्तेमाल किया। यह समस्या आपातकाल के बाद भी है, तो इसका क्या समाधान हो सकता है? आपातकाल के दौरान ये देखने में आया कि जो शासक दल है, जो सरकार है, वो पुलिस का इस्तेमाल अपने औजार के रूप में कर रही थी। तो क्या इस सवाल का जवाब हो, क्या इसका समाधान हो, किस तरह से ऐसे प्रयास किए जाएं, इस तरह का एक कहीं कि अपन ढांचा बुने, इस तरह के कानून व्यवस्था बनाएं कि सरकार इन अपने जो कहें कि अंग हैं, साथी हैं, सहयोगी हैं, उनका जो साथ ले, उनका इस्तेमाल है वो जन कल्याण के लिए करें, वो प्रशासनिक कार्यों के लिए करें, ना कि अपने औजार रूप में करें। तो ये कुछ सवाल छोड़ गया आपातकाल हमारे सामने। इन सवालों का जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे हम अपने अगले वीडियो में। अभी हम लेते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है, आपातकाल को सही ठहराने के सरकार के क्या क्या तर्क थे? इसका उत्तर आपको विस्तार से लिखना है। इस बारे में अभी हमने पढ़ा है और आपको बहुत अच्छे से अपने ही शब्दों में इसका आंसर करना है। आपातकाल के दौरान की गई कार्यवाही की जांच हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया था? आपातकाल के दौरान जो भी कार्य हुए थे, जो भी घटनाएं हुई थी, उनकी जांच के लिए जनता पार्टी ने एक आयोग का गठन किया था। क्या नाम था उस आयोग का? इस बारे में आपको लिखना है। और क्या रिपोर्ट दी थी उस आयोग ने, कितने दिनों में रिपोर्ट सौंपी थी, इस बारे में विस्तार से जानिए और इसको भी लिखिए। और अगले वीडियो में हम जानेंगे अब सीखे हुए सबकों के बारे में। जो सवाल हमने लिए आपातकाल के बाद में, जो सवाल हमारे सामने आए हैं, उन सवालों का जवाब जानने का प्रयास हम करेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।